एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है येन सीसी जो शांति से रहना चाहती थी, लेकिन उसकी स्टेप मदर और उसके एक्स फियोंसे ने उसे धोखा दिया और उसे एक अपार्टमेंट में जलाकर मार दिया गया। और पूर्ण जन्म के बाद यान ने मन बना लिया कि वो किसी को भी खुद को धमकाने नहीं देंगी और उसने कभी नहीं सोचा था कि पूर्ण जन्म के बाद वो एक बिजनेस टाइकून महान व्यक्ति फू चिनचैन से मिलेंगी और वो उसके प्यार से और उसकी देखभाल से अभिभूत थी और उसको उससे वो गर्मी महसूस हुई जो उसको किसी और से कभी नहीं मिली। और फिर जिंगचैन उससे कहता है सब ठीक है, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। और इस प्रकार यान ने अपना बदला लिया और अपने परिवार को बचाया। और यान एक व्यक्ति के बाल पकड़ती हुए उससे कहती है, ए बदमाश, मेरे सामने से हट जा। और यान की एक नई जीवन की शुरुआत हुई। और फिर हमें यान दिखाई जाती है जहाँ उसके हाथ पैर हथकड़ियों से बंधे हुए होते हैं और वो मन में कहती है ठंड, इतनी ज्यादा ठंड। और यान एक बाथटब में होती है और वो मन में कहती है यहाँ चल क्या रहा है और क्या मेरी स्टेप मॉम ने और मेरे फियोंसे ने मुझे जलाकर मार नहीं दिया था और मैं इस तरह हथकड़ियों में क्यों बंधी हुई हूँ। तभी वहाँ कोई लात मारकर दरवाजा खोल देता है और वो व्यक्ति जिनचैन होता है और यान से कहता है तो यहाँ पर एक और पर्सन छुपा हुआ है, क्या तुम अच्छी हो। और यान उसे देखकर मन में कहती है ये व्यक्ति कौन है। फिर जिनचैन उससे कहता है बताओ मुझे जो बाहर है उन लोगों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और तुमने फू फैमिली का खजाना कहाँ छुपाया हुआ है। ये सुन यान मन में कहती है फू फैमिली का खजाना, इससे मेरा क्या लेना देना है। फिर वो जिनचैन से कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जिनचैन उसके पास आता है और उसका गला पकड़ते हुए उससे कहता है या तुम्हें नहीं पता, तुम ये मत सोचना कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम पर आसानी से भरोसा कर लूंगा और अगर तुमने मुझे खजाने के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर यान मन में कहती है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है और वो मुझे जहाँ जहाँ छू रहा है वो जगह जल रही है और ये सब मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और फिर जिनचैन उससे कहता है क्या तुम मुझे नहीं बताऊंगी। और फिर यान मन में कहती है नहीं, मुझे खुद को शांत रखना होगा। और फिर वो खुद के होठों को बाइट कर लेती है और फिर वो कांपते हुए कहती है मुझे सचमुच कुछ नहीं पता। फिर जिनचैन कहता है तुम, और तभी वहाँ एक व्यक्ति आ जाता है और वो कहता है मास्टर फू, इस लड़की का किडनैप हुआ था और इनसे इसका कोई लेना देना नहीं है और उन लोगों ने मौज मस्ती के लिए इस लड़की को दवा भी खिलाई है और अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास कोई एंटीडोट नहीं है। और जिनचैन उसे ऐसा कांपता हुआ देख रहा होता है और वहीं यान मन में कह रही होती है मास्टर फू जिनचैन, मोस्ट पावरफुल बिजनेस एम्पायर का ओनर मिस्टर फू जिनचैन। और फिर जिनचैन फायर करके यान के हाथों की और पैरों की जंजीरें तोड़ देता है और फिर उसे अपने गोद में उठा लेता है और उस व्यक्ति से कहता है तुम उसे सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाओ और बाकी के लोग खोज जारी रखो। तब वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर यान उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो रूम के बाहर साइड देखती है जहाँ ढेर सारे लोग जमीन पर पड़े हुए होते हैं और उन्हें ऐसे जमीन पर पड़ा देख मन में वो कहती है अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं कोई सपना नहीं देख रही और मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं 10 साल पहले कैसे वापस आ गई और मेरी सौतेली माँ ने मुझे किडनैपरों को बेच दिया था और वो लोग संगठित अपराधी थे और इससे पहले कि वो काम खत्म कर पाते उन्होंने मुझे एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी और मौज मस्ती की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने ये अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया था कि फू परिवार पीछे छोड़े गए निशानों की जांच करेगा जो पूरे ग्रुप की मृत्यु का कारण बने। और मैं अपने पिछले जीवन में मैं इतनी जल्दी नहीं जागी थी, मुझे होश हॉस्पिटल में आया था और तब मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मुझे किसी ने बचाया और मेरे हॉस्पिटल का बिल भरा। तब मुझे पता है कि क्या हुआ था और मुझे किसने बचाया था। और फिर यान जिनचैन की टी शर्ट पकड़ लेती है और उससे कहती है फू फैमिली का खजाना उसकी वैन के टायरों में छुपाया है और जब वो लोग नशे में थे तो वो इस बारे में बात कर रहे थे तो और मैंने गलती से सुन लिया था। फिर जिनचैन उससे कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, सबसे पहले तुम्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे, ये सब मामला सुलझ जाने के बाद मैं तुमको गिफ्ट के साथ धन्यवाद दूंगा। अब यान उससे कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले में तुमको भुगतान कर रही हूँ और अगर आज रात तुम यहाँ नहीं होते तो हो सकता था कि मैं अभी तक जिंदा नहीं रहती। और फिर यान मन में कहती है अजीब बात है, अब जब मैं इस व्यक्ति की बाहों में हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अब सुरक्षित हूँ। और फिर यान उसकी बाहों में सो जाती है और जिनचैन उसे ऐसा सोता देख स्माइल करते हुए कहता है कैसी अजीब लड़की है ये। फिर सीन शिफ्ट होता में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ एक नर्स यान से कह रही होती है मिस यान अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी है तो आपको हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा रही है और पहले ही एक व्यक्ति ने आपके मेडिकल बिल्स पे कर दिए है। और फिर यान हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और एक गहरी सांस लेती है और जोर से चिल्लाती हुई कहती है ये मैं वापस आ गई, गॉड ने मुझे वापस भेज दिया है। और फिर वो मन में कहने लगती है पिछली जिंदगी में फैमिली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे डैड को मार दिया गया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। और तभी वहाँ हवा से पत्तियां उड़ने लगती है और जिससे यान काफी ज्यादा डर जाती है और मन में कहती है वहाँ पर कौन है। फिर यान किसी को देखकर कहती है तुम, और फिर वो मन में कहने लगती है फू जिनचैन और उसे देखकर वो ब्लश करने लगती है और फिर वो चिल्लाते हुए उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर जिनचैन उसे कुछ नहीं कहता और फिर वो उसे देखकर मन में कहने लगता है जब वो होटल में थी तब से ये काफी
ज्यादा अलग लग रही है, शायद ये मेडिसिन के कारण हो सकता है। फिर फू जिन चेन उस बिल्ली को छोड़ते हुए कहता है, हो सकता है कि दूसरे लोग तुमसे बेवकूफ बन जाए, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। और फिर फू जिन चेन यान के पास जाता है और उससे कहता है, तुम कैसे जानती हो? मैंने होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी, उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि उन्होंने मेरे परिवार का खजाना कहाँ छुपाया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने तुमको किडनैप किया था, तो बताओ कि तुम ये सब कैसे जानती हो? फिर यान उससे कहती है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अभी भी लोगों को जरूरत पड़ने पर कंफ्यूज होने का नाटक करने की जरूरत पड़ती है, और मैं बस अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती थी। और अगर तुम उसी हाथ को काट दोगे तो तुम खाना कैसे खाओगे? और अगर फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने फिर से आई तो मुझे इस बारे में सोचना होगा कि हम एक दूसरे के लिए ईमानदार रहे या नहीं। ये सुन फू जिन चेन पेड़ पर मुक्का मारता है और उससे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा साहसी हो। फिर यान उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और फिर फू जिन चेन यान के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है और उससे कहता है, एक दूसरे के लिए ईमानदार रहे, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? और उसे अपने पास आता देख यान बहुत ज्यादा चौंक जाती है और ब्लश करने लगती है। और फिर फू जिन चेन उससे कहता है, मैं तुमको एक बात बता दूं कि, और वहीं यान मन में कह रही होती है, वो मेरे कितना क्लोज है। फिर वो उससे कहती है, कैसी बात? फिर फू जिन चेन उससे कहता है कि तुम बस एक बेवकूफ की तरह हंसती हो। ये सुन यान चौंक जाती है और फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की? फिर फू जिन चेन उसे टिफिन बॉक्स देते हुए कहता है, क्या तुम भूखी हो? मैंने सुना है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। इस पर यान एकदम शांत हो जाती है और फिर वो मन में कहने लगती है, वो अभी अभी मुझसे पूछताछ कर रहा था और अब वो मेरे लिए खाना लेकर आया है। फिर यान उससे वो टिफिन बॉक्स ले लेती है और मन में कहने लगती है, लेकिन उसे इस बात की परवाह है कि मैंने अभी तक खाना खाया या नहीं। ऐसा लगता है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है और डैड की डेथ हो जाने के बाद किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं करी। वहीं फू जिन चेन उसे बड़े ध्यान से देखते हुए मन में कहने लगता है, वो एक सेकंड पहले ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और दूसरे ही पल वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रही है और वो आखिरकार किस बारे में सोच रही है। और फिर यान टिफिन बॉक्स खोलती है जिसके अंदर ढेर सारी मछलियाँ होती है और उन मछलियों को देख यान मन में कहती है, इतनी सारी मछलियाँ, क्या उसने मुझे एक बिल्ली समझा है? और फिर यान वो फिश खाते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए खाना लाने के लिए, और मैं ये दिखावा करूंगी कि तुमने मेरी बदनामी नहीं की। फिर वो कहता है, फू जिन चेन, और ये सुन यान हैरानी से कहती है, फिर फू जिन चेन कहता है, अब से मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ये सुन यान उससे कहती है, ओ। फिर फू जिन चेन कहता है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है। फिर फू जिन चेन यान से हाथ मिलाते हुए कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर फू जिन चेन ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है, उसका हाथ कितना सॉफ्ट है और थोड़ा ठंडा भी। और वहीं यान भी ब्लश करते हुए मन में कहती है, उसका हाथ कितना गर्म है। और दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं और फिर यान एकदम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, गुड बाय मास्टर फू जिन चेन। और फिर वो मन में कहने लगती है, ये लड़का बिल्कुल भी बुरा नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फू जिन चेन कहता है, एक मिनट रुको। फिर यान पीछे पलटते हुए मन में कहती है, अब और क्या रह गया? फिर फू जिन चेन उससे कहता है, ये लो तुम्हारा फोन और ये तुम्हारा कुछ सामान। फिर यान अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है, ओ तुम्हारा शुक्रिया। और वहीं फू जिन चेन उसे इग्नोर करते हुए उसका फोन चलाने लगता है। फिर वो फोन में गाने बजाता है और वहीं यान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर फू जिन चेन उसे फोन देते हुए कहता है, ये लो ये हो गया और अब तुम मेरा नंबर याद रखना। इस पर यान उसे कुछ नहीं कहती और फिर वो मन में कहने लगती है, एक अमीर बिजनेसमैन हर तरफ से प्रॉफिट कमाने की सोचता है। और वान में आंटी गाउसिया से बात कर रही होती है और वहीं दूर खड़े डैड उन्हें देखकर मन में कह रहे होते हैं, क्या उसने नहीं कहा था कि यान ने अपना आपा खो दिया और वो घर से भाग गई? अब उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए, लेकिन अब वो उससे बात क्यों कर रही है? अब मुझे लगता है कि मुझे सुइया से बात करनी ही होगी। और वहीं गाँव सुइया यान से कह रही होती है, जहाँ तक तुम्हारे छोटे भाई के बर्थडे की बात है तो हम एक परिवार है, तो हम इसे कभी भी मना सकते हैं। फिर यान कहती है, ओ मुझे लगा कि परिवार को इस गैदरिंग में शामिल नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने वास्तव में आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी है, तो मुझे माफ करना। यह सुन गाउसिया चौंक जाती है और वहीं पीछे खड़ी लेडीज उसके बारे में फुसफुसाने लगती है और कहती है, तो मिस यान का मतलब ये है कि ये लोग एक परिवार नहीं है? तब दूसरी लेडी कहती है, हाँ बातों से तो ऐसा ही लगता है। और गौसिया उनकी बातें सुन लेती है और फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है कि वो जियांग याओ के जन्मदिन के समारोह में शामिल हो सकी, और अब तुम्हारे छोटे भाई के जन्मदिन का केक काटने का समय हो चुका है और ये अवसर तुमको दिया जाएगा। और फिर गौसिया मन में कहने लगती है, ये लड़की कब इतनी होशियार हो गई, और वैसे भी तुम ही क्वालिफाइड हो जियांग याओ के केक काटने में। फिर यान कहती है, हाँ जरूर आंटी गाउसिया, आप हमेशा मुझे उपदेश देती थी कि मुझे सीखना होगा कि एक नौकरानी कैसे काम करती है। आपका यही मतलब है ना आंटी गाउसिया? ठीक है। और उसकी बातें सुन आंटी गाउसिया कांपने लगती है और कांपते हुए मन में कहती है, इस लड़की के एक्सप्रेशन को क्या हुआ और मुझे घुटन सी महसूस क्यों हो रही है? फिर यान गाउसिया के पास आने लगती है और गाउसिया उसे अपने पास आता देख मन में कहने लगती है, क्या ये सचमुच वही लड़की है जिसके बारे में मैं जानती हूँ? फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यान के डैड यान से कहते हैं, यान ये सब काफी है, तुम्हें केक काटने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने छोटे भाई के प्रति
अपना प्यार दिखाने की कई तरीके हैं और यान तुम मेरे पास आओ और बाद में हम जियांग याओ के लिए बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। फिर यान खुश होती हुई कहती है हाँ ठीक है डैड। फिर यान उसके डैड के पास जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं गाओसिया बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो चुकी होती है और सभी लोग उसके बारे में फुसफुसाते हुए कहने लगते हैं मैंने सुना है कि गाओसिया ने यान के परिवार में शामिल होने के लिए ढेर सारे तरीके अपनाए हैं। फिर दूसरा व्यक्ति हंसते हुए कहता है वो एक दयालु माँ की आदर्श की छवि हुआ करती थी लेकिन अब वो तो बहुत ही गड़बड़ लग रही है। और गाओसिया उन सब की बातें सुन रोने लगती है। तभी जंग याओ उसके पास आता है और उससे कहता है मॉम। फिर जंग याओ गुस्से से यान की तरफ देखते हुए मन में कहने लगता है यान तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम को धमकाने की, तुमको इसका परिणाम भुगतना होगा। फिर जंग याओ यान से कहता है सिस्टर आज मेरा बर्थडे है तो तुमने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है? मॉम ने तुम्हें हमेशा पैसे देने में बहुत ही उदारता दिखाई है तो तुम्हारा गिफ्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। इस पर यान उसे कुछ नहीं कहती और फिर वो मन में कहने लगती है जंग याओ हमेशा की तरह गाओसिया की रक्षा करने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। यदि वो जानता था कि उसकी मॉम का लीन परिवार के बच्चे के साथ अफेयर चल रहा था जो उससे कुछ ही साल बड़ा है तो मुझे आश्चर्य है कि उसे कैसा महसूस होगा। और फिर यान कहती है पैसों की बात करे तो $200 बहुत होते हैं 3 महीने के लिए और अगर मुझे और भी पैसे चाहिए तो मुझे घर का और भी ज्यादा काम करना होगा। ये सुन गाओसिया और उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं और फिर यान कहती है इतने पैसों से मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलती है और मेरी फ्रीडम को भी ट्रेन करो। इसके कारण मुझे अब आदत सी हो चुकी है खर्चा करने से पहले मुझे 10 बार सोचने की। ये सब के लिए आंटी गाओसिया का तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए। ये सब सुन वहाँ पीछे खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं और वहीं यान के डैड भी इस पर कुछ नहीं कह पाते। वहीं ये सब सुन फू जिनचैन भी गुस्से से मन में कहने लगता है मुझे इस बारे में नहीं पता था कि उसके परिवार में उसकी इस तरह से जिंदगी होगी। ऐसा लगता है कि उस तस्करी की घटना से जरूर उसकी सौतेली माँ का कुछ संबंध होना चाहिए। और गाओसिया घबराते हुए कह रही होती है वो तुम ही थी जो पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। तुम्हें इस बात का डर था कि तुम्हारे ही क्लासमेट तुम्हारे दिखावे की शिकायत कर सकते हैं तो इसीलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और इसी तरह तुम बिना चिंता के पैसे एक्सेप्ट कर लूंगी। और वहीं यान मन में कह रही होती है मैं सच में पहले बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। वो जो कुछ भी मुझसे कहती थी मैं उस पर विश्वास कर लेती थी और उसने मुझसे कहा कि डैड को फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं समझूं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और इसीलिए मुझे पैसे कमाने के लिए घर का काम करना पड़ता था और मैं पब्लिक के सामने नहीं आ सकती थी क्योंकि इससे यान परिवार को शर्मिंदा होना पड़ता। लेकिन अब ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे बस गाओसिया को सबके सामने बेनकाब करना है और मुझे यान परिवार की गंदी बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो इससे डैड की बदनामी होगी। और फिर यान टेबल पर वाइन का गिलास रखते हुए कहती है हाँ मुझे पता है आंटी गाओसिया विचारशील है और बेटी के मुकाबले बेटे के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना नॉर्मल बात है। और फिर यान आगे बढ़ती हुए कहती है मेरे पास गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन मेरे पास मेरे छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए एक और तरीका है। ये सुन हैरानी से गाओसिया कहती है क्या एक और तरीका? फिर यान पीछे मुड़ते हुए कहती है हाँ ये एक सीक्रेट है, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मैं अपने भाई का बर्थडे दूसरे तरीके से मनाना चाहती हूँ। फिर गाओसिया कहती है तुम क्या करने वाली हो? और फिर यान एक व्यक्ति के पास जाती है और उससे कहती है प्लीज आप मुझे ये वायलिन दे दीजिए। वो व्यक्ति उससे कहता है हाँ और फिर वहाँ यान वायलिन बजाने लगती है और वहीं दूर खड़ा फू जिनचैन ये सब देख रहा होता है और वहीं यान को वायलिन बजाता देख वहाँ खड़े लड़के ब्लश करते हुए कहने लगते हैं ये कौन सा गाना है और मैंने इससे पहले ये गाना कभी क्यों नहीं सुना, ये कितना ब्यूटीफुल है। और वहीं यान वायलिन बजाते हुए मन में कह रही होती है ये एक वायलिन सॉन्ग है जो कि 5 साल बाद पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस होगा। और वहीं खड़ा फू जिनचैन उसे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। वहाँ खड़े लोग उसका गाना सुन कहने लगते हैं वो इस तरह वायलिन कैसे बजा सकती है, इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा स्किल्स की जरूरत है और इस तरह वायलिन बजाने के लिए कम से कम 10 या 20 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है और वरना वो इतना अच्छा वायलिन नहीं बजा पाती। और इसके अलावा यान से आज बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है। और वहीं पीछे गाओसिया कांप रही होती है और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है क्या वो अभी तक अपनी स्किल्स छुपा रही थी? फिर पहला व्यक्ति कहता है किसने उसकी स्किल्स छुपाई? और वहीं गाओसिया यान को देखते हुए मन में कह रही होती है आज उसने सबके सामने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, मैं तो सचमुच उसका जाकर गला घोटना चाहती हूँ। और आखिरकार वो उन किडनैपरों से कैसे बच गई? और तभी कोई आवाज देते हुए कहता है हे, और आवाज सुन गाओसिया पीछे मुड़ती है और हैरानी से कहती है मास्टर फू जिनचैन। और गाओसिया फू जिनचैन को वहाँ देख हैरानी से मन में कह रही होती है मास्टर फू जिनचैन यहाँ पर? वो अब भी अलग थलग मास्टर फू है जो हर चीज से नफरत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इन्हें जियांग याओ के खातिर फू जिनचैन को इनवाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया है और मैं इस चीज का
यान को फायदा नहीं उठाने दे सकती। और फिर जंग याओ उसके पास आता है और उससे कहता है मॉम। फिर वो गुस्से से कहता है अरे नहीं यान, तुम फिर से मेरी मॉम को धमका रही हो। फिर वो उसके पास जाता है और उसके हाथ से वायलिन छीन चिल्लाते हुए उससे कहता है बस बहुत हो गया, रुक जाओ, तुम ऐसे वायलिन कैसे बजा सकती हो। और फिर वो यान के बाल पकड़ते हुए कहता है तुमने तो कभी वायलिन सीखा ही नहीं, जरूर तुम कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर रही होंगी। फिर यान उससे कहती है जंग याओ मेरे बाल छोड़ दो। तभी उसके पास फू जिंगचेन आ जाता है और उसका हाथ अलग करते हुए गुस्से से उससे कहता है अगर तुमको ये गिफ्ट पसंद नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह उसकी बदनामी नहीं कर सकते। और वहीं खड़ी लड़कियां कहने लगती है ओ वो कितना ज्यादा हैंडसम है। और जियांग याओ दर्द के मारे कहता है आऊ। फिर कोई भीड़ में से कहता है लेकिन मास्टर फू यहाँ कैसे आ सकते हैं। और फिर जियांग याओ कहता है मास्टर फू मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था और मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और वहीं यान उसे देख ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है फू जिनचेन यहाँ पर कैसे आया। और उसने फिर से एक और बार मेरी मदद की। और फिर फू जिनचेन यान की तरफ देखता है और उसे देख स्माइल करने लगता है। फिर वो उसके क्लोज जाकर उससे कहता है यान बहुत ही बढ़िया, तुमने एक सच्चे कलाकार की तरह प्ले किया। ये सुन यान और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर वो स्माइल करती है और मन में कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर यान उस व्यक्ति को उसका वायलिन वापस देती हुए उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे वायलिन देने के लिए। अब वो उससे कहता है यू आर वेलकम। और फिर यान वहाँ खड़े सभी लोगों से कहती है मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कोई है जिसने मेरा गाना अच्छी तरह से सुना हो और वो जानता हो कि इसे कैसे बजाना है। ये सुन गाउसिया कहती है फिर यान कहती है क्योंकि मेरा भाई नहीं चाहता कि मैं उसकी पार्टी में शामिल हूँ। उसके डैड कहते हैं यान। और फिर यान वहाँ से जाते हुए कहती है तो फिर मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और वहीं खड़ा फू जिनचेन मन में कह रहा होता है आखिरकार ये शो खत्म हो गया। और वहीं जंग याओ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है रुक जाओ यान। तभी उसके डैड उसे रोकते हुए कहते हैं चुप रहो और अपने एटीट्यूड पर ध्यान दो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घर से दूर था तो मैंने बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। और फिर वो मन में कहने लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अब गाओसिया से तलाक के बारे में बात करने का समय आ गया है। और वहीं घर के बाहर यान कह रही होती है हे टैक्सी। और वहीं उसके पीछे फू जिनचेन आ रहा होता है और यान टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और वहीं फू जिनचेन उसे जाता हुआ देख रहा होता है। वहाँ खड़े लोग ये सब देख आपस में बातें करने लगते हैं क्या मास्टर फू जिनचेन और यान के बीच में कोई संबंध है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है क्या तुमने देखा मास्टर फू ने उससे किस तरह से बात की। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है ये बात सभी जानते हैं कि मास्टर फू शायद ही कभी दूसरों के मामलों में कहते हैं। सबसे पहले ये तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है कि मास्टर फू इस बर्थडे पार्टी में शामिल हुए और ये सिर्फ तीसरे दर्जे का परिवार है। और वहीं खड़ी लड़कियां गुस्से से कह रही होती है ये सच नहीं हो सकता, जरूर यान ने मास्टर फू को फंसाया होगा। वहीं खड़े लड़के कहने लगते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका परिवार हाल ही में फल फूल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवार पहले ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। और वहीं गाओसिया घबराते हुए मन में कह रही होती है कमीनी यान इस गंदगी को साफ करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हैंगलिंग भी मुझसे गुस्सा हो गए हैं और अभी अभी एक व्यक्ति ने मुझे वो जहर ला कर दिया है और अब वो मारा जाएगा। और जहर देने की योजना में तेजी लाने का समय आ गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता और हमें यान दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है परफेक्ट, मैंने अपने पूर्ण जन्म के बाद ही गाओसिया को बदनाम किया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर वो मन में कहती है लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है और मुझे गाओसिया को मेरे डैड को जहर देने से रोकना होगा। और मैंने अपनी पिछली लाइफ में डैड की डेथ के बाद जहर के बाद मैंने प्रोफेशनल से उसकी डिटेल पता लगाई और मुझे ये पता चला कि जिस व्यक्ति को वो जहर दिया जाता है उसकी बॉडी में आखिरी पल तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। और जब अगली बार गाओसिया डैड को चाय दे तो उस कप में से मैं थोड़ी चाय निकाल लूंगी ताकि मैं उसकी जांच करा सकूं। फिर उस टेस्ट की रिपोर्ट में डैड को दिखाऊंगी। और मुझे जल्द से जल्द डैड की बॉडी की जांच करवाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं अपने पिछले जीवन में जब मैं ऐसे एक्सपर्ट की तलाश कर रही थी तब मुझे मेडिकल फील्ड का एक लेजेंडरी बंदा मिला था जिसका नाम मिंग जियाओ है और वही डैड का इलाज कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मिस्टेरियस है और कोई भी नहीं जानता कि वो व्यक्ति कहाँ पर है। मैं अपनी पिछली लाइफ में इनकी एकमात्र उपस्थिति तक थी जब उन्होंने एक गेम का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया, लेकिन उसकी गेम आईडी अभी तक अननोन बनी हुई है। अफसोस। अभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और फिर यान पीछे मुड़ती है और एक व्यक्ति उससे कहता है हे प्रिटी लेडी, मैंने सुना है कि तुमने हमारे सामान के बारे में इंफॉर्मेशन लीक की है। वहीं यान उसे बड़ी हैरानी से देखती है और फिर वो व्यक्ति उससे कहता है अब तुमको हमारे साथ चलना होगा। और वहीं यान मन में कह रही होती है वो अकेला नहीं है। फिर यान दूसरी तरफ देखते हुए कहती है मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वो मन में कहने लगती है वो कितने सारे लोग हैं, मैं कैसे बच सकती हूँ। और फिर वो व्यक्ति उसके थोड़ा क्लोज आता है और उसे डराते हुए कहता है इतनी भी भोली मत बनो, और मैंने पूरे बार को घेर लिया है और तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना इम्पॉसिबल है। और फिर यान वो बियर का कप पकड़ते हुए कहती है क्या सच में। और फिर यान वो कप उस व्यक्ति के सर पर दे मारती है और तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। और फिर वो आगे बढ़ फोन उठाती है और कहती है हेलो। और फिर वो मन में कहने लगती है इस समय मुझे किसने कॉल किया होगा। और तभी वो व्यक्ति उसके बाल खींचता है और यान चिल्लाते हुए कहती है आउच। और फिर वो व्यक्ति उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहता है तुम किसी को इन्फॉर्म करना चाहती हो, ये सब के बारे में भूल जाओ लड़की। जैसे तुमने सामान की इन्फॉर्मेशन लीक की है, इसके लिए अब तुमको भुगतना होगा। और वहीं यान मन में कहने लगती है मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ, मैं बस थोड़ी सी मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मैं हर बार कोई न कोई मुसीबत में फंस जाती हूँ। और अगर मैं अभी घर पर होती तो ऐसा नहीं होता, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं डैड को परेशानी में नहीं डाल सकती। और वहीं दूसरी तरफ फू जिनचन किसी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो जिस नंबर पर कॉल कर रहा होता है वो बंद होता है। और फिर वो कहता है ये तो फोन उसका चालू था और अब वो बंद बता रहा है। और फिर वो शॉक्ड होते हुए मन में कहता है कहीं वो कोई खतरे में तो नहीं। और फिर फू जिनचन अपना लैपटॉप खोलता है और कहता है लकीली ये अच्छा हुआ कि मैंने उस वक्त उसके फोन में जीपीएस लगा दिया था और अंधेरे में ढेर सारे ठग छुपे हुए होते हैं, इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो अभी कोई मुसीबत में होंगी। आखिरकार तुम कहाँ हो, तुम जहाँ पर भी हो बस सुरक्षित रहना। फिर वो देखता है और मन में कहता है उसका फोन हिल नहीं रहा है, जिसका ये मतलब है कि ठगों ने उसका फोन फेंक दिया होगा। और इस फोन की लोकेशन सिंगयू बार दिखा रहा है। फिर फू जिनचन खड़ा होता है और अपना जैकेट पहनते हुए अपने गार्ड से कहता है आजू बाजू की सभी रोड बंद कर दो और जल्द से जल्द यान को ढूंढो। वो आगे बढ़ते हुए मन में कहता है उनके फोन को सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़े हुए होंगे, वो लोग इसी एरिया के कहीं अंदर होंगे। यान तुम मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता और वो सभी लोग हमें एक फैक्ट्री में दिखाए जाते हैं और वो व्यक्ति कह रहा होता है यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता, ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। और फिर यान चिल्लाती हुए उससे कहती है पुलिस ने फू फैमिली का खजाना जब्त कर लिया और तुमको यहाँ मुझे लाने का कोई फायदा नहीं होगा। तब वो व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं फू फैमिली के खजाने में इंटरेस्टेड हूँ। अब यान उससे कहती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। अब वो व्यक्ति उससे कहता है क्योंकि तुम ये जानती हो कि फू फैमिली का खजाना कहाँ है, तो तुम ये भी जानती होंगी कि मोटे नेता के पास एक नेचुरल चमकदार मोती है, तो बताओ मुझे कि वो चमकदार मोती कहाँ पर है। की बात सुन यान मन में कहती है क्या ये पागल है, मुझे मेरी पिछली लाइफ में न्यूज़पेपर की मदद से ये पता चला था कि फू फैमिली का खजाना कहाँ पर है, मैं ये तुमको कैसे बता सकती हूँ कि वो नेचुरल चमकदार मोती कहाँ पर है। और फिर यान जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या सच में उस मोटे आदमी के पास एक नेचुरल चमकदार मोती है, और क्या वो मुझे बताएगा कि वो कहाँ पर है। फिर वो व्यक्ति उससे कहता है तुम किसे बेवकूफ समझ रही हो, मुझे या खुद को। उसकी बात सुन वहाँ खड़े लोग मन में कहने लगते हैं उसकी बातें थोड़ी स्ट्रेंज साउंड करती है और वो थोड़ी अजीब भी है। फिर वो व्यक्ति यान के पेट पर लात मारते हुए कहता है बकवास करना बंद करो, बताओ मुझे। उस व्यक्ति के लात मारने से यान को खून की उल्टी हो जाती है। वो व्यक्ति कह रहा होता है मैं तुम्हें लात मार मार कर मार डालूंगा। फिर यान उनसे कहती है कमीनों में तुम लोगों को श्राप देती हूँ। और वहीं यान की ड्रेस थोड़ी स्लिप हो जाती है और ये सब देख वो लड़के ब्लश करते हुए कहने लगते हैं आओ ये लड़की बहुत ही ज्यादा हॉट है। और वो व्यक्ति आगे बढ़ते हुए कहता है क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं करती तो चलो हम लोग उसे सबक सिखाते हैं। और फिर वो सभी लोग यान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं यान उन्हें आगे बढ़ता देख चिल्लाते हुए कहती है तुम मुझसे दूर रहो कमीनों। और तभी यान के हाथ में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है और फिर वो मन में कहने लगती है अरे ये तो एक कांच का टुकड़ा है, मुझे जल्द से जल्द ये रस्सी काटनी होगी। और वो व्यक्ति यान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है वो वाकई बहुत ही ज्यादा हॉट है। और वो व्यक्ति यान के कपड़े फाड़ने लगता है और वहीं यान चिल्लाते हुए मन में कहती है नहीं बस मेरी एक बार रस्सी कट जाए उसके बाद मैं तुमको हेल भेज दूंगी। अरे कट गई रस्सी। और फिर यान उस व्यक्ति के बाल पकड़ते हुए कहती है मुझसे दूर हो जाओ और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। और फिर वो उसका सर अपने घुटनों पर दे मारती है और फिर वो वहाँ से भागकर जाने लगती है। और वहीं वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं रुक जाओ। और वहीं यान एक कांच की विंडो को तोड़ते हुए बाहर जंप करती है और मन में कहने लगती है लकीली ये अच्छा हुआ कि मैंने अपने पिछले जीवन में गाओ सिया के खिलाफ लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सीख लिया था। और इन लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और अगर मैं इनके साथ लड़ती हूँ तो मुझे ही नुकसान होगा। और वो पीछे देखती हुए भाग रही होती है और मन में कहती है कोर्ट बहुत ही ज्यादा करीब है, मुझे जल्दी करनी होगी और यहाँ से निकलना होगा। फिर वो टकरा जाती है और मन में कहती है कि ये उन्हीं में से कोई एक है। फिर वो मुक्का मारती
करती है और वहीं सामने फूजिंग चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और वहीं यान मन में कह रही होती है, उसने इतनी आसानी से मेरा मुक्का पकड़ लिया, अब तो मैं गई। और फिर फूजिंग चेन उसका हाथ छोड़ देता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, यान सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। और उसकी आवाज सुन यान मन में कहती है, ये आवाज तो फूजिंग चेन। और फिर फूजिंग चेन उससे कहता है, सब कुछ ठीक है। और फिर यान उसे देखकर कहती है, फूजिंग चेन तुम। और फिर वो मन में कहने लगती है, अब मैं सुरक्षित हूँ। और फिर वो अपनी छाती पकड़ते हुए कहती है, जब भी मुझे दर्द होता है तो मैं हार जाती हूँ। और फिर फूजिंग चेन उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और वहीं यान मन में कहने लगती है, जिंदा रहने की इच्छा के कारण मैं यहाँ तक भागकर आ गई, और अगर मैं यहाँ तक नहीं आ पाती तो शायद मुझे मार दिया जाता। और फिर फूजिंग चेन की नजर उसके शरीर पे बने घावों पर पड़ती है। और फिर फूजिंग चेन यान को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से से कहता है, वो लोग कहाँ हैं? और फिर यान हाथ दिखाते हुए कहती है, वो लोग वहाँ पर है। और फिर वो मन में कहने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और आखिरकार उसे अचानक क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है। और फिर फूजिंग चेन अपने बॉडीगार्ड से कहता है, उन सभी को सबक सिखाओ। तब वो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, यस सर। फिर यान कार में बैठ जाती है और उसे चिल्लाने की आवाज आती है, प्लीज जाने दो मुझे, बचाओ मुझे। फिर वो गाड़ी आगे चल पड़ती है और यान फूजिंग चेन से कहती है, आखिरकार तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली? क्या तुम मेरे फोन के द्वारा मुझे ट्रैक कर रहे थे? और वहीं फूजिंग चेन मन में कह रहा होता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और फिर वो उससे कहता है, वो बस इसलिए अगर तुम कोई बुरी सिचुएशन में फंस गई तो। और फूजिंग चेन यान को गले लगा लेता है और वहीं यान उससे कह रही होती है, अच्छा ऐसा है, अब क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? मैं खुद ही बैठ सकती हूँ। और फिर फूजिंग चेन उससे कहता है, तुमको गर्म रहने की जरूरत है, नहीं तो तुम और भी बदतर हो जाऊंगी। और फिर यान अपने चेहरे को छूते हुए मन में कहने लगती है, मैं अभी भी ठंड के मारे कांप रही हूँ और उसकी बाहों में मुझे और भी ज्यादा गर्म लग रहा है। और तभी फूजिंग चेन की नजर वहाँ पड़ती है और फिर वो ब्लश कर खांसते हुए कहता है, तुमको फू फैमिली के कारण परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए मैं तुमको इसके बदले पे करूँगा। तो बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फिर यान कहती है, क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? और फिर वो मन में कहने लगती है, मुझे याद आया कि उन ठगों ने मेरा फोन फेंक दिया था और उस फोन में मेरी मॉम की फोटो थी और मेरी मॉम की डेथ तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। अगर मैंने वो फोन खो दिया तो मैं अपनी मॉम की आखिरी तस्वीर भी खो दूंगी। और फिर यान फूजिंग चेन से कहती है, फूजिंग चेन क्या तुम मेरा फोन वापस ढूंढ सकते हो? ये सुन फूजिंग चेन उससे कहता है, क्या तुम ये चाहती हो? और फिर वो मन में कहता है, मैंने उससे कहा था कि मैं उसके नुकसान की भरपाई करूंगा, लेकिन वो सिर्फ अपना फोन वापस चाहती है। और फिर फूजिंग चेन उसे फोन देते हुए कहता है, ये लो मेरा फोन। फिर यान कहती है, शुक्रिया मास्टर फूजिंग चेन, लेकिन उस खोए हुए फोन में एक इम्पोर्टेंट पर्सन की फोटो है। ये सुन हैरान होते हुए फूजिंग चेन मन में कहता है, इम्पोर्टेंट पर्सन की फोटो, वो कौन है? और फिर फूजिंग चेन फोन लगाता है और सामने से एक व्यक्ति उससे कहता है, मास्टर फूजिंग चेन, वो फोन को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है, और क्या आपको और कुछ चाहिए? तब फूजिंग चेन उससे कहता है, वो फोन वापस लेकर आओ। तब वो व्यक्ति कहता है, यस सर। फिर फूजिंग चेन यान से कहता है, उनको तुम्हारा फोन पहले ही मिल गया था और वो जल्दी ही वो फोन वापस ले आएंगे जब तक तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हो। ये सुन यान खुश होती हुए कहती है, क्या मुझे मेरा फोन वापस मिल जाएगा? मास्टर फूजिंग चेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फूजिंग चेन उसे ऐसा करता देख स्माइल करने लगता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिंग चेन मन में कह रहा होता है, ऐसा कोई पर्सन जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन हो सकता है? अब वो ऐसा कोई है जिसके लिए तुम्हारे मन में फीलिंग्स है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और मन में कहती है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। और फिर वो फूजिंग चेन को देखती है और मन में कहती है, फूजिंग चेन, उसने मुझे बाहों में क्यों उठाया हुआ है और मैं कहाँ पर हूँ? और वहीं खड़ी नर्स उन्हें देखकर कह रही होती है, ओह क्या ये मास्टर फूजिंग चेन है? और उनकी बाहों में वो लड़की कौन है? और वहीं हॉस्पिटल के पेशेंट भी उन्हें देखकर कहने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब है। और वहीं यान उन सब की बातें सुन ब्लश करते हुए कहती है, मास्टर फूजिंग चेन, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चल सकती हूँ, और अगर आप इसी तरह मुझे अपने साथ ले जाओगे, लोगों को हमें इस तरह देखकर उन्हें गलतफहमी हो जाएंगी और आपकी इमेज को नुकसान पहुंचेगा। और फूजिंग चेन उसकी बातें सुन गुस्सा होते हुए मन में कहने लगता है, ये मेरे लिए पहली बार है जब मैं किसी लड़की को अपनी बाहों में उठा रहा हूँ, लेकिन ये लड़की इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और वहीं यान को उसे देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और फिर वो मन में कहती है, क्या उसे गुस्सा आ रहा है? और फिर वो उससे कहती है, क्या
ऐसा कुछ है जो आप मुझसे कहना चाहते हो? और उन ठगों ने मुझे एक मोटे नेता के पास रखा नेचुरल चमकीले मोती के लिए किडनैप किया था। ये सुन फूजिन चेन हैरानी से कहता है, क्या एक नेचुरल चमकीला मोती? तब यान कहती है, हाँ, और आज रात जिन ठगों ने मुझे किडनैप किया था वो होटल में नहीं थे। उनके बॉस को कोई बड़ा शॉट लगाना चाहिए और तुमको खुद को तैयार कर लेना चाहिए। और फिर वो मन में कहने लगती है, मुझे दोबारा किडनैप नहीं किया जा सकता, मुझे गाउसिया को हराना है और मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती। उसकी बात सुन फूजिन उसके शोल्डर को टाइट पकड़ लेता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं दोबारा उन लोगों को ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। ये सुन यान ब्रश करती हुए मन में कहने लगती है, ये व्यक्ति सच में मुझे बहुत ही ज्यादा राहत देता है। और फिर यान उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सीन शिफ्ट होता और हमें फूजिन चेन सिटी रूम के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। चेन, मुझे चमकीले मोती और उसके पीछे कौन है इसकी जानकारी निकाल कर दो, और उन लोगों ने यान के साथ क्या किया इसका कन्फेशन निकालो। अब शेन उससे कहता है, हाँ उन्होंने किया, और वो लोग उस बिल्डिंग में मिस यान के साथ कुछ गलत करना चाहते थे और उन लोगों ने मिस यान को लात भी मारी और उन लोगों ने मिस यान के साथ रेप करने की भी कोशिश की। लकीली मिस यान एक स्मार्ट लड़की है तो वो वहाँ से भाग निकली। और गाइस, ये व्यक्ति जिसका नाम शेन है, ये फू ग्रुप का डिप्टी जनरल मैनेजर है। और मास्टर फू, आप ठीक समय पर वहाँ पहुँच गए, नहीं तो मिस वान बाई के साथ कुछ गलत हो सकता था। और वहीं फूजिन चेन को उसकी बातें सुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो मन में कहने लगता है, और जब वो मेरी बाहों में थी तो मेरे को उसका वजन भी महसूस नहीं हो रहा था, तो ऐसी नाजुक लड़की ये सब कैसे सहन कर सकती थी। चेन, उन सभी को रिहा करवाओ और उन्हें कोई सीक्रेट जगह पर ले जाओ। उन सभी को तब तक मारो जब तक वो ये नहीं कह देते कि मिस यान के साथ वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। और फिर फोन कट हो जाता है और सिनेन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मैंने सही सुना? मास्टर फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा उदास लग रहे थे और वो एक लड़की की वजह से पागल हो गए हैं। और फिर वो ब्लश करते हुए कहता है, क्या वो उस लड़की के प्यार में पागल हो गए हैं? अमेजिंग, एक बर्फ जितना ठंडा व्यक्ति एक लड़की के सामने पिघल गया। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, जाओ जल्दी जाकर यान की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। ये पहली बार है जब हमारे बॉस के मन में किसी के लिए फीलिंग आई है, उनको खुद को बॉस से भी ज्यादा इस बात को गंभीर लेना चाहिए। वो गार्ड्स कहते हैं हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता में 1 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ फूजिन चेन सिटी रूम के बाहर खड़ा हुआ होता है। वहीं यान को स्ट्रेचर से बाहर लाया जा रहा होता है और वहीं यान फूजिन चेन को वहाँ देख हैरान होती हुए उससे कहती है, तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? हम तौर पर उसके पास कुछ न कुछ काम तो होना ही चाहिए। और गाइस, इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।